सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा में हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का शासक था। वह नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, जिसका जन्म जो है 1808 ईस्वी में पेरिस में तुइलेरी के राजप्रसाद में हुआ था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू में पराजय के बाद जब उसे सेंट हेलेना की जेल में भेज दिया गया था, तब नेपोलियन तृतीय की माता उसे लेकर स्विट्ज़रलैंड चली गई। उसका बचपन, युवावस्था और उसकी शिक्षा दीक्षा स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में हुई। वह अपने परिवार की परंपराओं और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा को एक ही मानता था, अर्थात उसे फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी लगाव था। वह यह भी मानता था कि एक दिन वह फ्रांस का सम्राट बनेगा। 1831 ईस्वी में कार्बोनरी इटली में कोयला छोंकने वालों की एक संगठन या संस्था थी, जिसको हमने इटली के एकीकरण के तहत पढ़ा था। वो खुद भी कार्बोनरी का सदस्य बन गया, अर्थात उग्र क्रांतिकारी विचारों का था यह। और 1839 में जब उसने एक पुस्तक लिखी, नेपोलियन के विचार, तो एक प्रकार से फ्रांस में वो छा गया, हम इस चीज़ को कहें, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। और उसने नेपोलियन को जनता की स्वतंत्रता का समर्थक बताया, उसे स्वयं अपना भी आदर्श उसने बताया। 1840 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट के अवशेष सेंट हेलेना से पेरिस लाए गए, तो उसने बोलोन में तत्कालीन सम्राट फिलिप के विरुद्ध विद्रोह भड़काने का प्रयास किया और जेल भी भेजा गया। उसने फ्रांसीसी जनता के सामने अपने आप को नेपोलियन बोनापार्ट के अनुयायी के रूप में या उसके पदचिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में एक प्रकार से प्रदर्शित किया, जिससे फ्रांसीसी जनता उसकी ओर आकर्षित हुई। 1848 ईस्वी क्रांति के बाद नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति चुना गया और 2 दिसंबर 1851 को उसने एक षड्यंत्र रच करके विधानसभा भंग कर दी और शासन संबंधी समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और एक नए संविधान का निर्माण उसने करवाया, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के संविधान की ही मूलभूत बातें थी। और एक जनमत संग्रह करवा करके वह 2 दिसंबर 1852 को फ्रांसीसी जनता का सम्राट बन गया। इस प्रकार फ्रांस में स्थापित द्वितीय गणतंत्र समाप्त हुआ और उसके स्थान पर द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हुई। तो नेपोलियन तृतीय 1848 से 1852 तक फ्रांस का राष्ट्रपति रहा और 1852 से 1870 तक वह फ्रांस का सम्राट रहा और सम्राट के रूप में उसने शासन किया। यह उसका एक प्रसिद्ध चित्र है जो मैंने गूगल से सर्च करके यहाँ इंसर्ट किया है। नेपोलियन की विदेश नीति को अपन देखें, सबसे पहले उसकी विदेश नीति के उद्देश्य देखें। उसकी विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये था कि फ्रांस की प्रतिष्ठा को यूरोप में पुनर्स्थापित किया जाए और फ्रांस के अंदर अपने वंश की सत्ता को स्थायी आधार प्रदान किया जाए। यही नेपोलियन की विदेश नीति का मूल उद्देश्य था। इसके लिए उसने ब्रिटेन के साथ सहयोग करने व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत के द्वारा या सम्मेलनों के द्वारा सुलझाने की परंपरा को पुनर्जीवित किया एवं गुप्त संधि समझौते की नीति को उसने अपनाया। उसकी विदेश नीति में पहला जो महत्वपूर्ण मोड़ आया वो था पोप पायस नवम को पुनः रोम की गद्दी पर बिठाना। फरवरी 1849 में
इटली के क्रांतिकारियों ने मेजिनी के नेतृत्व में रोम में विद्रोह करके पोप पायस नवम को रोम से निकाल दिया था और रोम में गणतांत्रिक शासन स्थापित कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना भेज करके इटली के गणतंत्रवादियों को रोम से बाहर किया और पोप पायस नवम को पुनः रोम की गद्दी पर बिठाया। इससे फ्रांस की कैथोलिक जनता और शक्तिशाली पादरी वर्ग सरकार से संतुष्ट हुआ तथा सेना को भी विजय गौरव की अनुभूति का अवसर प्राप्त हुआ। इससे फ्रांस में नेपोलियन की लोकप्रियता में हम ये कहें कि वृद्धि हुई। क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड के साथ मिलकर के तुर्की का सहयोग, ग्रीक साधुओं के प्रश्न को लेकर के 1853 में तुर्की और रूस के मध्य क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया था। उसमें फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ मिलकर के रूस के विरुद्ध तुर्की का सहयोग दिया और दोनों राष्ट्रों ने मिलकर के सेबेस्टिनोपल में रूस को पराजित किया और उसे संधि करने के लिए विवश किया। ऑस्ट्रिया की मध्यस्थता से पेरिस में इन सभी राष्ट्रों में वार्ता हुई और 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि के द्वारा इस क्रीमिया के युद्ध का अंत हुआ। इससे नेपोलियन तृतीय ने यह जतलाया कि उसने 1812 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मास्को में हुई पराजय का बदला ले लिया है और पेरिस में संधि करके उसने फ्रांस के गौरव को बढ़ाया है। उसकी विदेश नीति का अगला बिंदु था सार्डिनिया के साथ 1858 ईस्वी में प्लाम्बियर्स समझौता। जुलाई 1858 में प्लाम्बियर्स नामक स्थान पर सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कावूर ने नेपोलियन तृतीय से मुलाकात की और उससे एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार जब सार्डिनिया का सहयोग करेगा फ्रांस, जिससे वह ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया से निकाल सके तथा उत्तरी इटली में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके, इसके बदले सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कावूर ने नेपोलियन तृतीय को नीस तथा सेवाई के प्रदेश देने का उसने वचन दिया। इस प्लाम्बियर्स समझौते के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध में अप्रैल 1859 में सार्डिनिया का साथ दिया तथा ऑस्ट्रिया को कई जगह पराजित किया और उसे लोम्बार्डी खाली करने के लिए बाध्य कर दिया। मगर सार्डिनिया अति उत्साह में कहीं रोम पर आक्रमण करके पोप को रोम से निकाल नहीं दे, इस आशंका से, और दूसरी ओर फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली संयुक्त इटली का निर्माण एक प्रकार से फ्रांस के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। दूसरी ओर प्रसा ऑस्ट्रिया की सहायता से कहीं फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू नहीं कर दे। इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र नेपोलियन तृतीय ने सार्डिनिया से बिना राय मशविरा किए जुलाई 1859 में ऑस्ट्रिया से विला फ्रैंका की विराम संधि कर ली। इस संधि द्वारा ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को लोम्बार्डी का प्रदेश देने का वचन दिया। ट्यूरिन की संधि 1860 ईस्वी सार्डिनिया के साथ, सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल के साथ नेपोलियन तृतीय ने यह संधि की। इस संधि द्वारा फ्रांस ने नीस और सेवाई के बदले लोम्बार्डी तथा टस्कनी, परमा, मोडेना, रोमाग्ना आदि मध्य इटली के राज्यों को जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में मिलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं करने का वचन दिया। आगे चल कर के यह ट्यूरिन की संधि नेपोलियन तृतीय की एक बड़ी भूल साबित हुई और फ्रांस में उसके विरुद्ध एक प्रकार से असंतोष के स्वर उठे। दूसरी ओर
नीच और सेवाएं प्राप्त करने से इटली के लोग भी नेपोलियन से नाराज हो गए। पोलैंड के विद्रोह के प्रति नेपोलियन तृतीय का रूप 1863 ईस्वी में पोल लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए रूस के विरुद्ध विद्रोह किया। फ्रांस की कैथोलिक जनता चाहती थी कि नेपोलियन जो है पोलैंड का साथ दे या उसका समर्थन करे, मगर नेपोलियन रूस को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अतः उसने पोल लोगों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट की। इससे भी फ्रांसीसी जनता में उसके प्रति असंतोष में वृद्धि हुई। फ्रेंच साम्राज्य का विस्तार 1857 में नेपोलियन तृतीय ने दक्षिण अफ्रीका में अल्जीरिया में पूर्ण रूपेण शांति स्थापित की और पूरे अल्जीरिया को फ्रांसीसी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इससे पहले 1853 में उसने प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया नामक द्वीप पर अधिकार करके फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया। 1856 में चीन के विरुद्ध अफीम युद्ध में उसने इंग्लैंड का साथ दिया और इंग्लैंड के कई बंदरगाहों पर उसने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। तो उसने फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। बियारित्ज समझौता 1865 ईस्वी में प्रसा के साथ। 1865 में जब नेपोलियन तृतीय बियारित्ज नामक स्थान पर छुट्टियां बिता रहा था, उसी समय प्रसा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने नेपोलियन से भेंट की और भविष्य में होने वाले ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में उससे तटस्थ रहने का वचन ले लिया। बदले में उसे पुरस्कार स्वरूप राइन नदी के पास का कोई प्रदेश देने की आशा, एक अस्पष्ट आशा उसे बंधाई। प्रसा से मतभेद और युद्ध। ऑस्ट्रिया की प्रसा के हाथों सेडोवा में हार से फ्रांस में ही नहीं वरन यूरोप में भी नेपोलियन तृतीय की प्रतिष्ठा को आघात लगा। इस युद्ध में तटस्थ रहने का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जब उसने प्रयास किया तो बिस्मार्क ने उसे एक प्रकार से मूर्ख बना दिया। बिस्मार्क ने उसे न तो प्लेटिनेट लेने दिया क्योंकि उस पर बवेरिया का अधिकार था, और न बेल्जियम लेने दिया क्योंकि बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने दे रखी थी। जब वह हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने का समझौता कर चुका था तो बिस्मार्क ने इसमें भी अड़ंगा लगा दिया। इस प्रकार यूरोप में सभी जगह नेपोलियन के प्रति अविश्वास व्याप्त हो रहा था और फ्रांस में भी उसका विरोध बढ़ रहा था। अतः अब नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण में अड़ंगा लगाने के लिए प्रसा को युद्ध में पराजित करने का एक प्रकार से जुआ खेलने का निश्चय किया। यदि वो उसमें जीतता तो निश्चित रूप से फ्रांस में भी उसकी सत्ता सुरक्षित रहती और यूरोप में भी उसका एक प्रकार से सम्मान या प्रभाव बढ़ता। इसी को लेकर के एक प्रकार से नेपोलियन तृतीय खिसियाया हुआ था और वह प्रसा से युद्ध का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी ओर बिस्मार्क भी ऐसा ही चाहता था। उसे जल्दी ही मौका भी मिल गया। स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर, क्योंकि 1868 ईस्वी में स्पेन की रानी इसाबेला को वहाँ की जनता ने पदच्युत कर दिया था, तो वहाँ एक नए राजा की नियुक्ति के लिए जब प्रसा के होहेनजोलर्न वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को चुना गया तो फ्रांस ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। इस पर लियोपोल्ड ने प्रसा के शासक विलियम प्रथम के समझाने पर स्पेन की गद्दी से अपना दावा वापस ले लिया, मगर फ्रांस ने इस संबंध में प्रसा से भविष्य में भी
यह वादा करने के लिए कि होहेन-जोलेन वंश का कोई भी व्यक्ति स्पेन की गद्दी का उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं करेगा, अपने एक राजदूत बेनेडिक्ट को विलियम प्रथम से मिलने के लिए एम्स नामक नगर पर भेजा। तो विलियम प्रथम ने बेनेडिक्ट को उस समय यह कह दिया था कि फिलहाल लियोपोल्ड स्पेन की गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, मगर भविष्य में उसने ऐसा किसी प्रकार का वचन देने से इनकार कर दिया था। तो यह विलियम प्रथम और फ्रांसीसी राजदूत बेनेडिक्ट के मध्य जो बातचीत हुई थी, इसकी सूचना विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को एक तार के द्वारा दे दी थी। बिस्मार्क ने इस तार को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया कि जर्मन जनता को लगा कि फ्रांस के राजदूत ने उनके सम्राट का अपमान किया है, और फ्रांसीसी जनता को लगा कि प्रसा ने फ्रांस का अपमान किया है। इस घटना से प्रसा और फ्रांस दोनों में एक प्रकार से युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो गया, और फ्रांस ने 15 जुलाई 1870 को प्रसा के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। कई युद्धों में अनिर्णायक परिणाम निकले, और 1 सितंबर 1870 को सीडान में फ्रांस की भीषण पराजय हुई, और नेपोलियन तृतीय को अपने 83,000 सैनिकों के साथ प्रसा के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, और इसके साथ ही फ्रांस में क्रांति हो गई। वहाँ तृतीय गणतंत्र स्थापित हो गया, और नेपोलियन तृतीय के शासन का अंत हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। वह इंग्लैंड चला गया, जहाँ उसने अपना सहज जीवन बिताया, और 1873 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का एक ही पॉजिटिव पक्ष हम कह सकते हैं कि उसने ब्रिटेन से कभी युद्ध नहीं किया। अपने आप को वो नेपोलियन बोनापार्ट का उत्तराधिकारी उसको आदर्श मानता था। उसने इंग्लैंड से सहयोग भी किया क्रीमिया के युद्ध में। कैथोलिक ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने रोम की रक्षार्थ फ्रांसीसी सेनाएं तैनात की, मगर सार्डिनिया और प्रसा के साथ फ्लाम्बियर्स और बियारित्ज के समझौते करके उसने एक प्रकार से इटली और जर्मनी के एकीकरण में इनडायरेक्टली सहयोग दिया, और ऑस्ट्रिया को पराजित करने में फ्रांस का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वह बिस्मार्क की चालों को नहीं समझ पाया, और अंत में वह प्रसा से युद्ध कर बैठा, और बिस्मार्क तो इस अवसर की प्रतीक्षा में ही था। तो इस प्रकार प्रसा से युद्ध करते हुए न केवल उसकी विदेश नीति असफल रही, वरन उसके शासन का ही अंत हो गया। नेपोलियन तृतीय वस्तुतः शांति की नीति और गुप्त समझौतों द्वारा कुछ न कुछ फ्रांस के लिए प्राप्त करने को उत्सुक रहता था, ताकि हम उसे एक अच्छा योद्धा नहीं मान सकते, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी नहीं मान सकते, जो कि परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता था। जय हिंद। यह नेपोलियन तृतीय का जो आज का जो वीडियो है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके।